नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं मेक इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर कि इसको समय पर करना है, मेक इन इंडिया इन टाइम। तो हम अभी काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो हमें आगे बढ़ना है, तो समय के हिसाब से हमें चलना है, आगे बढ़ना होगा। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ मेजर्स जो है यहाँ पर अनाउंस किए हैं कि कैसे हम इंडियन इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर ग्रो करेंगे। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत 3.0, ओके। तो यहाँ पर ये जो पैकेज आया तो उसमें यहाँ पर काफ़ी पैसा जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था, तो उसमें उसके ऊपर यहाँ पर सरकार जो है आने वाले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर खर्चा करेगी। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट जो जो सरकार यहाँ पर यूज़ करने जा रही है कि इंडियन इंडस्ट्री को आगे जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए। मेक इन इंडिया का जो यहाँ पर स्लोगन है, ठीक है, उसको और आगे प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट करे मैन्युफैक्चरिंग में, ओके। तो यहाँ पर जो एवरेज वेज लेवल है, इसको भी यहाँ पर चाहता है इंडिया की राइज हो आने वाले समय में। तो तभी राइज होगा जब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, ओके। तो यहाँ पर जो लो स्किल सर्विसेज हैं और जो एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जॉब्स है यहीं से निकल कर आ रही हैं, ओके। एक तो जो एग्रीकल्चर है, दूसरा एग्रीकल्चर के अलाइड जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा वो सभी एक्टिविटीज़ जहाँ पर जो है स्किल्स की खास जरूरत नहीं होती, ओके। तो यहाँ पर ऐसी जॉब्स में हमेशा पोटेंशियल कम रहता है कि उनकी कोई सैलरी बढ़ जाएगी, ओके। जैसे अगर बात करें किसी लेबर की, ओके, लेबर का काम है जैसे एक जगह से मिट्टी उठाई, ओके, दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, ओके। तो यहाँ पर जैसे मजदूरी बोलते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर इसमें कोई खास स्किल नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर जैसा स्किल है फिर उसी हिसाब से यहाँ पर जो है आपका पैकेज होता है, उसी हिसाब से आपकी वेज होती है। तो ऐसी सर्विसेज में बहुत कम यहाँ पर पोटेंशियल रहता है कि यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ये बढ़ती है लेकिन समय के हिसाब से उसमें काफ़ी समय लग जाता है, ओके। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जैसे मशीन टूल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, डिफेंस गियर, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि इंडिया अच्छे से ग्रो करे, ओके। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक जो है इंपेरेटिव बना के चल रहा है भारत। तो यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी के लिए डिफेंस सेक्टर को अगर हम यहाँ पर मजबूत करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होगा भारत के लिए आने वाले समय में। तो आगे यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और चाइना का। तो बात कर रहे हैं सन 1990 की। तो तब कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो कंपेरेबल था। हम कंपेयर कर सकते थे कि हाँ भाई, किन्हीं सेक्टर्स में भारत आगे था, किन्हीं सेक्टर्स में चाइना आगे था, तो ऐसे था। तो अभी के लिए अगर कंपेयर करें तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है भारत से 10 गुना आगे है, ओके। तो यहाँ पर 27.2% है चाइना की इकोनॉमी का, ओके। तो जो कि 4.8 टाइम्स बड़ा है भारत से। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तो भारत की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 13.7% है। तो और आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फर्क आ गया है अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पोजिशन की बात करें। तो 1990s में ही यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मशीनरी जो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन होती थी, तो यहाँ पर इंडिया काफ़ी अच्छे काम कर रहा था, ओके, आगे चल रहा था चाइना से। लेकिन अभी के लिए चाइना जो है कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर 50 गुना ज़्यादा बड़ा है, ओके, चाइना भारत से। तो कैपिटल गुड्स जहाँ पर मशीनरी की प्रोडक्शन होती है, फिर उसी मशीन को यूज़ करके छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, ओके। तो यहाँ पर इन जो ऐसी मार्केट होती है उसको हम कैपिटल गुड मार्केट भी बोलते हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ हम वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम पर जानते हैं चाइना को, तो सिर्फ और सिर्फ वो गारमेंट, शूज, टॉयज ऐसे ही एक्टिविटीज में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सभी इसको लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो पिछले 30 सालों में सिर्फ इसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा है, साथ ही साथ वो वर्ल्ड का एक प्रीमियर प्रोड्यूसर बन गया है इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, पावर इक्विपमेंट एंड टेलीकॉम गियर। तो इन सब सेक्टर्स में भी वो काफी आगे निकल गया है भारत से। सो इतना आगे निकल गया है कि हम यहाँ पर भारत में भी अगर हम कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ओके, या फिर कोई भी चीज ऐसी यूज कर रहे हैं जो हमने चाइना से इंपोर्ट की, तो वहां पर मेड इन चाइना ही लिखा होता है, ओके। तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो जो भी यहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे गारमेंट्स है, ओके। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ पर की अच्छी यहाँ पर स्किल इंटेंसिव सेक्टर्स भी अगर बात करें, तो यहाँ पर भारत जो है अच्छी पकड़ बना सकता है आने वाले समय में, अगर चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग के स्पेक्ट्रम में उसने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मोस्टली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और जो स्किल इंटेंसिव सेक्टर्स है, इसमें आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी लेसन जो है हम सीख सकते हैं दूसरों से भी, जैसे बांग्लादेश और वियतनाम, तो इन्होंने भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं टेक्सटाइल के मार्केट में भी, खासतौर पर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है इनके यहाँ।
तो यहाँ पर जो चाइना से निकल कर आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं कि ऐसा पॉलिसी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं कि बाहर से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ चाइना को कंपटीशन भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ चाइना जहां पर जगह छोड़ते जा रहा है वहां पर ये जगह कैप्चर करे जा रहे हैं, बांग्लादेश और वियतनाम। तो भारत क्यों नहीं कर सकता वहां पर? ओके, भारत की तो वैसे भी इंडस्ट्री काफी बड़ी है इनसे। तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वहां पर भी सरकार को कुछ अच्छे जो है पॉलिसी पैकेजेस जो है लेकर आने होंगे आने वाले समय में, अगर मेक इन इंडिया इसको सही मायने में जो है प्रूव करना है आने वाले समय में। तो पहले यहां पर ऐसे होता था कि जो इंडियन फैक्ट्रीज थी वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को प्लग करती थी, कैसे कि अपनी जो प्रोडक्शन थी उसकी कॉस्ट को कम करके, और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स होते थे उनको इम्प्रूव करके कि जल्दी से जल्दी जो है पोर्ट्स तक सामान पहुंचे उनका, फिर आगे जो है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो सप्लाई के लिए आगे चला जाए। लेकिन बाद में क्या जो आने वाले समय है उस हिसाब से हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि जितने भी एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में उनको अपने आप को डेवलप करना होगा ज्यादा, और जितने भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट एबिलिटीज हैं इनको यहाँ पर इंप्रूव करना होगा, मतलब अपने हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट करनी होगी कि कैसे, जैसे दूसरा आगे हमसे निकल रहा है तो वहां पर उसने भी कोई पॉलिसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो उस हिसाब से हम कैसे आगे आए। ओके, तो यहाँ पर और जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी उसको सीखना होगा आने वाले समय के लिए, तभी हम आगे आ सकते हैं। जब भी कभी कोई देश नई टेक्नोलॉजी अनाउंस करता है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो फिर उसी टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमें भी आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमें अपनी जो रिसर्च एक्टिविटीज है उसको बढ़ाना होगा, जो कि हालांकि इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। ओके, सो चाइना और यूएस के साथ अगर कंपेयर करें तो उनकी रिसर्च काफी आगे है भारत से। तो आगे बात कर रहे हैं जो यहाँ पर कन्वेंशनल ट्रेड इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर फोकस करते हैं ओपन मार्केट्स टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इन जीएससीज। तो यहाँ पर जीएससीज का मतलब होता है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि जो कि मटेरियल्स का जो फ्लो है एक से दूसरी कंट्री तक आसानी से हो सके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी जो है अक्रॉस बॉर्डर जो है आने वाले समय में उसको ईजियर करना चाहिए, ताकि जो कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पहुंचे। ओके, लेकिन अगर बात करें हम टेक्नोलॉजी की, ओके, तो वो जो अगर इसको बात करें कि इनके भी यहाँ पर इसका फ्लो अच्छे से यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर इनकी थ्योरी काम नहीं करती है, जो भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट थ्योरी देते हैं। क्योंकि जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं, ओके, तो यहाँ पर वो यहाँ पर इनेबल करते हैं जितने भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऑनर्स हैं। जैसे फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है अपनी कि उन्होंने अपना जो है राफेल जहाज बनाया। ओके, तो वहां पर डसॉल्ट नाम की कंपनी है जो राफेल नाम के जहाज बनाती है, तो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी। तो भारत ने उनसे जहाज खरीदे हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर की है। ओके, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर फ्लो नहीं भेजा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का फ्लो भेजा है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? राफेल जहाज। ओके, तो यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं वो डसॉल्ट को लॉ करते हैं कि अपने जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके चलें। ओके, और कोई भी यहाँ पर अगर दूसरे देश में कोई चीज उनकी जा रही है ना, तो उधर वो वाले देश के लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत टफ हो जाता है। जैसे भारत अगर चाहे कि मैं जो राफेल की हम कॉपी तैयार करें, राफेल को ही मतलब उनके जितने भी पुर्जे हैं उनकी कॉपी यहाँ पर बनानी शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी वहां पर जो यूज कर रहे वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर बनानी शुरू कर दें, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर भारत इस बार ऐसे कर देगा, ओके, जैसे कैसे भी करके भारत अगर चोरी से भी ऐसे करता है कि राफेल की सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद से अपना जो यहाँ पर तेजस बन रहा है उसमें टेक्नोलॉजी लगा दे, ठीक है, और कह दे कि हमने अपना जहाज बनाया, इस बार तो बन जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट आ गई, ओके, तो ये वाले आज के राफेल भी किसी दिन फीके पड़ जाएंगे। जैसे अभी के दिन जो मिग 29 है, ओके, जो मिग की पूरी सीरीज है वो फीकी पड़ चुकी है। ओके, तो वो भी फीके पड़ जाएंगे, तो अब क्या करेंगे? तब फिर किसी भी नेशन ने अगर ट्रेड करना है जहाज के मुद्दे पर, तो फिर भारत के साथ कोई भी ट्रेड करने को राजी नहीं होगा। ओके, तो इंडिया यहाँ पर ये चीजें ये काम बिल्कुल नहीं करता है। ओके, हालांकि ऐसे ब्लेम जो है चाइनीज फर्म्स के ऊपर लगते रहे कि यहाँ पर देखो चाइनीज फर्म्स ने काफी तरक्की की है, उन्होंने सीखा है कि मतलब बाहर की कंट्री अगर कोई टेक्नोलॉजी में बढ़ती है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर अपनी कंट्री में भी वहां पर डेवलप कर लेते हैं उसी टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जो अपने फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ पर अलाय होकर। तो यहाँ पर उनके ऊपर ये चैलेंज, ये एक्यूज लगता रहा है कि ये चोरी करते हैं टेक्नोलॉजी को। ओके, तो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को चोरी करके अलग अलग फील्ड में ये ले आते हैं। ओके, तो वहां पर अब जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर हाईली जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, हाई स्केल के ऊपर की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करो।
ठीक है, लेकिन भारत ऐसे काम कभी नहीं करता है। भारत जिसके साथ भी डील करता है उसकी जो भी यहाँ पर डीलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी होती है, ओके, तो उनको यहाँ पर ओबे करके चलता है। मतलब किसी तरह का भी डिसरिगार्ड जो है दूसरे नेशन को भारत नहीं पहुंचाता है। तो आगे यहाँ पर ये बात की गई, जितने भी इंडियन फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो फॉरेनर से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे इंडियन की खुद की यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर कैपेबल बनना होगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स है उनकी यहाँ पर प्रोडक्शन उसको स्टार्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर हमें एक फास्टर लर्नर बनना होगा, जल्दी से सीखना होगा। ओके, अभी जो समय है सीखने का है। ओके, एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है हमें जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पेस है उसको डेवलप करना है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सीखने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो वो भी तो खुद से सीख कर बनाया था। जो बाहर जो एक्टिविटीज हुई थी न्यूक्लियर बॉम्ब की, क्या डैमेज होता है, तो उससे सीखा है। साइंस को यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था उसको डेवलप किया गया था कि आने वाले समय में बच्चे और अच्छे से सीखें और आने वाले समय में अलग अलग एरियाज में अच्छे से डेवलपमेंट करें, कोई ना कोई नई चीज जो है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर यही कारण था कि भारत ने अपना न्यूक्लियर बम खुद से बनाया। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, तो उसके बाद जब जापान उठा दोबारा से, तो जापान ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। कौन सी स्ट्रेटेजी की? लर्न फास्ट, जल्दी से सीखना है और काम पे लगना है और कंपीट करना है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो उनका यही फोकस था कि लर्निंग जो है जल्दी से जल्दी करनी है। जितने भी यहाँ पर लार्जर कॉम्पिटिटर्स हैं अलग अलग एरियाज में, खासतौर पे जो वेस्ट के यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स थे, उनको यहाँ पर जो है मुकाबला देना है। तो यहाँ पर जापान अलग अलग क्षेत्र में आगे आया, जैसे स्टील, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो यहाँ पर पूरे ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर उसने कंपटीशन दे दिया है। ओके, तो इसी रफ्तार के ऊपर वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें साउथ कोरिया या ताइवान की, तो वो भी यही जो सेम स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करके चल रहे हैं। तो अभी चाइना के लिए भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ओके, विद इन प्रोटेक्टेड एनक्लेव्स कैन प्लग इंडिया इनटू जीएससीज। However, the value addition in such factories will be shallow because the intellectual property will remain the property of owners abroad, who can move their simple production operations to other countries where labor costs are lower or where government subsidies are more. जितनी भी यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो भारत को यहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उसके तहत यहाँ पर ला सकती हैं, प्लग कर सकती हैं, जिससे यहाँ पर जो जितनी भी कंपनीज यहाँ पर कोशिश करेंगी कि हमारे जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पर सेफ है ना, हम वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन जो है उसका विस्तार करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो भारत ऐसी श्योरिटी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पर कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर आप लेकर आते हो तो उसकी चोरी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर देखो, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफ है वहां पर जो है जितनी भी कंपनीज है बाहर की, वो जो यहाँ पर आएंगी और इन्वेस्ट करेंगी। तो देखो कितना लंबे समय हो गया, जैसे सुजुकी है भारत में आकर यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं उसने, तो यहाँ पर कार्स की प्रोडक्शन करती है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। और जैसे टाटा है, महिंद्रा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक तरह का ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बाहर के इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है ऑनर्स की, ओके, वो कैन मूव देयर सिंपल प्रोडक्शन ऑपरेशंस टू अदर कंट्रीज। तो मतलब जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां पर सेफ है, तो अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज उनको एक्सपैंड करना होता है। तो भारत यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी जगह बन सकता है, क्योंकि वो ग्लोबल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है उसके तहत यहाँ पर जो है अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहा है जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अच्छी जो है यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम है। ओके, तो साथ ही साथ भारत जो है यहाँ पर सर्विस सब्सिडीज भी यहाँ पर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भी कोई नेशन अच्छी सब्सिडी देगा, जो भी सरकार अच्छी सब्सिडी देगा, अच्छी यहाँ पर कम से कम कॉस्ट वाली लेबर प्रोवाइड करेगा, तो वहां पर क्यों नहीं आएगा कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करने। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं ली कुआन यू के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी हस्ती है जिन्होंने सिंगापुर की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सिंगापुर बहुत ही एक गरीब देश था, एक छोटा सा टापू देश है सिंगापुर। ओके, तो बहुत ही गरीब था, लेकिन अभी देखो सिंगापुर की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर उनकी ही यहाँ पर जो है फार साइटरनेस, कहने का मतलब कह सकते हैं कि दूरअंदेशी थी। ओके, तो यहाँ पर जिसकी वजह से सिंगापुर की इकोनॉमी जो है आज यहाँ पर पहुंची है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी चीज के ऊपर फोकस किया था कि यहाँ पर टाइम बेस्ड टारगेट रखे थे अपने, कि कौन से टारगेट को कितने समय पे यहाँ पर कंप्लीट करना है और जल्दी से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये सिंगापुर जो है पहली यहाँ पर जो है जापान के साथ साथ पहली यहाँ पर जो है एशिया की डेवलप्ड जो है इकोनॉमी है। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि वेज लेवल्स बढ़े, तो इसके लिए उन्होंने चाहा कि जो है यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड उसको इम्प्रूव करना होगा।
ओके, तो यहाँ पर उन्होंने और यहाँ पर एक दूरंदेशी रखी, एक विजन रखा कि किस तरीके से हम जो है आगे बढ़े। तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पर जो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग है सिंगापुर में, ठीक है, उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया, बढ़ाया। और साथ ही साथ इनके साथ के जितने भी जो पड़ोसी देश थे, जैसे हम जिनको एशियन कंट्रीज बोलते हैं, ओके, जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसके अलावा ब्रुनेई है, फिलीपींस है, तो ये इनके सभी की जो आसपास के ये एक पड़ोसी मुल्क है सिंगापुर के। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा देश है इनके मुकाबले। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने उनके मुकाबले काफी आगे निकल गए, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर अच्छा फोकस किया कि कैसे हम जो है आगे बढ़े। तो अगर आज आप इंडिया के रुपीस को कंपेयर करेंगे सिंगापुर के डॉलर के साथ, तो काफी पैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सिंगापुर का जो डॉलर है वो 50 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर देखो कि करेंसी की वैल्यू के हिसाब से भी इनकी इकोनॉमी कितनी आगे है। तो यहाँ पर तीन बातें आगे जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री बिल्डर्स हैं इंडिया के, तो यहाँ पर उनको क्या काम करना होगा अगर अच्छे से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर आना है। तो तीन यहाँ पर कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फैक्ट्री मैनेजर्स मस्ट लर्न हाउ एंटरप्राइजेस लर्न न्यू कैपेबिलिटीज फास्टर। सो द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग गिव्स इनसाइट्स दैट इकोनॉमिस्ट कैन प्रोवाइड। सो कहने का मतलब है जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं उनको ये इनकी जिम्मेदारी है कि कैसे जो है एंटरप्राइज जो है कैसे सीखे आने वाले समय में, और अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे आगे बढ़ाए, जो नई कैपेबिलिटीज उभर रही हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा एक खाता जो है तैयार करना होगा, जो कि इकोनॉमिस्ट नहीं कर सकते। इकोनॉमिस्ट जो है पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर आपने कैसे आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर है। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो है उनको यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको यहाँ पर अप्रिशिएट करना होगा। ओके, उनको जस्ट एज ए लेबर कॉस्ट के तौर पर यहाँ पर नहीं देखना है। ओके, उनको यहाँ पर इस तरीके से लेकर जाना है कि आने वाले समय में आपकी ग्रोथ में उन्होंने बहुत ही अहम रोल जो है अदा करना है। ओके, तो यहाँ पर दे आर द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, तो उनको नर्चर करने की जरूरत है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं तभी आपकी जो एंटरप्राइज है वो आगे बढ़ रही है। अगर उनको सही नहीं रखेंगे तो फिर एंटरप्राइज का काम धीरे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमंस हैं। ओके, लर्न एंड आल्सो इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स कैपेबिलिटीज, इनको भी सही करना है। सो देखो, अगर किसी भी इंडस्ट्री का काम चलाना है ना, जो ह्यूमन बीइंग जो लेबर वहां पर काम कर रही है ना, उसको खुश रखना बहुत जरूरी होता है। तो जितनी वो खुश रहेगी उतना जल्दी से काम होगा। ओके, तो यहाँ पर तीसरी बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ठीक है, उनको ऐसे क्रिएट करना है कि जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है ना, वो जल्दी से सीखें और आगे बढ़े, ऐसी स्पेस बन जाए डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मरली थ्रोइंग अप मार्केट्स टू फ्री कंपटीशन फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स determined to protect their knowledge advantage is not good policy. However, enterprises that do not learn within the time given must not be supported any longer. They must perish while faster learners carry on. तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी मार्केट को ऐसे फ्री कंपटीशन में डाल दोगे जहां पर पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, ओके, और अपनी नॉलेज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो वहां पर ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। यहाँ पर कंपटीशन लेके ना तो इस तरीके से लेके आओ कि जो सबसे जल्दी सीख कर आगे बढ़ रहा है, अपने आप को यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर रहा है, कुछ नया करके बता रहा है, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट दो। जो ऐसा नहीं कर रहा है उससे सपोर्ट जो है उसको खींच लो वापस। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत तरह की सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, जैसे अभी के लिए किया है जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को यहाँ पर सपोर्ट किया है कि काफी पैसा दिया जाएगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर इंडिया में हो, अलग अलग एरियाज में। ओके, तो यहाँ पर 10 अलग अलग यहाँ पर मेजर्स अपनाए गए हैं जहां पर भारत सरकार पैसा देगी। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पुराने आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं वहां पर। तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फास्टर लर्निंग के ऊपर हमने जो है फोकस करना है कि जल्दी से जल्दी सीखें। तो लास्ट में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि टाइम गुजरता जा रहा है। ओके, हमें जो है टाइम के हिसाब से जो है आगे बढ़ना है। पूरे वर्ल्ड को देखो वो कहाँ है और अपने आप को देखो हम कहाँ हैं। तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि फास्टर लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, करने से काम होगा। तो वहां पर कोशिश करनी होगी जहां पर खामियां हैं उसको हम इम्प्रूव करें, और जो लेबर है उसको भी यहाँ पर जो है साथ लेकर चलें। उसको ऐसा ना रखें कि हमने ऐसा फीलिंग ना उनके अंदर आने दें कि हमने जो है आपको अपना नौकर रखा है, सिर्फ नौकरी करने के आपको पैसे मिलते। तो यहाँ पर वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। ओके, आज लग रहा है कि वो चल रही है, लेकिन आने वाले समय में उसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर थ्रू आउट जो सारा आर्टिकल था वो यही था कि सीखो
सिंगापुर से सीखो, जापान से सीखो कैसे आगे बढ़ा, यूएस से सीखो। तो इन सब से सीख के हमने आगे बढ़ना, चाइना से भी सीखो। ओके, चाइना के ऊपर बेशक ब्लेम लगते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को चोरी करते, लेकिन फिर भी सीखो वो कैसे आगे बढ़ गया। ओके, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स वो क्यों नहीं यूज करते। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको सही करना है। मेक इन इंडिया जब से मोदी सरकार आई थी तब से ये कैंपेन चल रहा है, मेक इन इंडिया। इससे पहले भी था, पहले इसका नाम कुछ और था। ओके, लेकिन बाद में इसका नाम मेक इन इंडिया रखा गया, लेकिन फिर भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आई और कोई खास इंप्रूवमेंट जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो देखने को नहीं मिली। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।